नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद की लांछन। जबरदस्त कहानी है, पूरी सुनिएगा, मजा आ जाएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। समय न गवाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए जब समय आपके पास ना कट रहा हो तो चैनल को ऑन कीजिए और बढ़िया से बढ़िया कहानी का आनंद लीजिए। अगर संसार में ऐसा प्राणी होता जिसकी आंखें लोगों के हृदय के भीतर घुस सकती, तो ऐसे बहुत कम स्त्री पुरुष होते जो उसके सामने सीधी आंखें करके ताक सकते। महिला आश्रम की जुगनू बाई के विषय में लोगों की धारणा कुछ ऐसी ही हो गई थी। वह बेपढ़ी लिखी गरीब बूढ़ी औरत थी, देखने में बड़ी सरल, बड़ी हंसमुख, लेकिन जैसे किसी चतुर प्रूफ रीडर की निगाह गलतियों पे ही पर जा पड़ती है, उसी तरह उसकी आंखें भी बुराइयों पर ही पहुंच जाती। शहर में ऐसी कोई महिला ना थी जिसके विषय में दो चार लुकी छिपी बातें उसे मालूम ना हो। उसका ठीकना स्थूल शरीर, सिर के खिचड़ी बाल, गोल मुंह, फूले फूले गाल, छोटी छोटी आंखें उसके स्वभाव की प्रखरता और तेजी पर पर्दा सा डाले रहती थी। लेकिन जब वह किसी की कुत्सा करने लगती तो उसकी आकृति कठोर हो जाती, आंखें फैल जाती और कंठ स्वर कर्कश हो जाता। उसकी चाल में बिल्लियों का सा संयम था, दबे पांव धीरे धीरे चलती, पर शिकार की आहट पाते ही जस्त मारने को तैयार थे। उसका काम था महिला आश्रम में महिलाओं की सेवा करना, पर महिलाएं उसकी सूरत से कांपती थी। उसका आतंक था कि ज्यों ही वह कमरे में कदम रखती, ओठों पर खेलती हुई हंसी जैसे रो पड़ती थी। चहकने वाली आवाजें जैसे पूछ जाती थी, मानो उनके मुख पर लोगों को अपने पिछले रहस्य अंकित नजर आने लगते हों। पिछले रहस्य कौन है जो अपने अतीत को किसी भयंकर जंतु के सामने कटघरों में बंद करके न रखना चाहता हूँ। धनियों को चोरों के भय से निद्रा नहीं आती, मनियों को उसी भांति मान की रक्षा करनी पड़ती है। वह जंतु जो पहले कीट के समान अल्पाकार रहा होगा, दिनों के साथ दीर्घ और सबल होता जाता है, यहाँ तक हम उसकी याद ही से कांप उठते हैं। और अपने ही कारनामों की बात होती है तो अधिकांश बेबियां जुगनों को दुत्कारती। पर यहाँ तो मैके और ससुराल, ननिहाल, नदियाल, फुफियाल और मुसियाल, चारों ओर की रक्षा करनी थी। और जिस किले में इतने द्वार हों, उसकी रक्षा कौन कर सकता है। यहाँ तो मामला हमला करने वाले के सामने मस्तक झुकाने में ही सर। जुगनू के दिल में हजारों मुर्दे गड़े पड़े थे। वह जरूरत पड़ने पर उन्हें उखाड़ दिया करती थी। जहाँ किसी महिला ने दूध की ली या शान दिखाई, वह जुगनू की त्योहारियां बदली। उसकी एक कड़ी निगाह अच्छे अच्छे को बहला देती थी। मगर यह बात ना थी कि स्त्रियां उसे घृणा करती, नहीं, सभी बड़े चाव से उससे मिलती और उसका आदर सत्कार करती। अपने पड़ोसियों की निंदा सनातन से मनुष्यों के लिए मनोरंजन का विषय रही है। कितनी बेहतरीन बात है। और जुगनू के पास इसका काफी सामान था। दूसरी कहानी स्टार्ट हो रही है। नगर में इसी का अगला पार्ट जो है, नगर में इंदुमती महिला पाठशाला नाम की एक लड़कियों का हाई स्कूल था। हाल ही में मिस खुर्शेद उसकी हेड मिस्ट्रेस होकर आई थी। शहर में महिलाओं का दूसरा क्लब था। मिस खुर्शेद एक दिन आश्रम में आई। ऐसी ऊंचे दर्जे की शिक्षा पाई हुई, आश्रम में कोई देवी ना थी। उनकी बड़ी आवभगत हुई। पहले ही दिन मालूम हो गया कि मिस खुर्शेद के आने से आश्रम में एक नए जीवन का संचार होगा। कुछ इस तरह दिल खोलकर हर एक से मिली, कुछ ऐसी दिलचस्प बातें की, सभी देवियां मूक हो गईं। गाने में भी चतुर थी, व्याख्यान भी खूब देती थी और अभिनय कला में तो उन्हें लंदन में नाम कमा लिया था। ऐसी सर्वगुण संपन्न देवी का आना आश्रम पर सौभाग्य था। गुलाबी गोरा रंग, कोमल गाल, मद भरी आंखें, नए फैशन कटे हुए केस, एक एक अंग साचे में ढला हुआ। मादकता की इससे अच्छी प्रतिमा न बन सकती। चलते समय मिस खुर्शीद ने मिसेस टंडन को, जो आश्रम की प्रधान थी, एकांत में बुलाकर पूछा, वह बुढ़िया कौन है। जुगनू कई बार कमरे में आकर मिस खुर्शीद को अन्वेषण की आंखों से देख चुकी थी, मानो कोई सहसवार किसी नई घोड़ी को देख रहा हो। मिसेस टंडन ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ ऊपर का काम करने के लिए नौकर है, कोई काम हो तो बुलाओ। मिसेस खुर्शीद ने धन्यवाद देकर कहा, जी नहीं, कोई विशेष काम नहीं है, मुझे चालबाज मालूम होती है।
यह भी देख रही हूँ कि वह सेविका नहीं, स्वामिनी है। मिसेस टंडन तो जुगनू से जली बैठी ही थी। जुगनू उनका उस महिला के नाम है जिसकी आगे पहले पार्ट में तारीफ की गई। उनके वैधों को लांछित करने के लिए वह उन्हें सदा सुहागनी कहा करती थी। मिस सेन से उसकी जितनी बुराई हो सकी वह किए और उससे सचेत रहने का आदेश दिया। मिस खुर्शेद ने गंभीर होकर कहा, तब तो भयंकर स्त्री है, तब तभी सब देवियां इसे कांपती हैं। आप इसे निकाल क्यों नहीं देती? ऐसी चुड़ैल को एक दिन भी रखना उचित नहीं है। मिसेस टंडन ने अपनी मजबूरी बताई। निकाल कैसे दूं, जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। हमारा भाग्य उसकी मुट्ठी में है। आपको 2-4 दिन में उसके और जोहर खुलेंगे। मैं तो डरती हूँ कहीं आप भी उसके पंजे में ना फंस जाए। उसके सामने भूल कर भी किसी पुरुष से बातें न कीजिएगा। उसके गोएंदे न जाने कहाँ कहाँ लगे हुए जासूस, गोएंदे मतलब जासूस यहाँ पर बात करें। नौकर से मिलकर भेद यह ले, डाकिये से मिलकर चिट्ठियां यह देख ले, लड़कों को फुसलाकर घर का हाल यह पूछे। इस रांड को खुफिया पुलिस में जाना चाहिए था, यहाँ न जाने क्यों आ बनी। मिस खुर्शीद चिंतित हो गई, मानो इस समस्या को हल करने की फिक्र में हो। एक क्षण बाद बोली, अच्छा मैं इसे ठीक करूंगी, अगर न निकाल दूं तो कहना। मिसेस टंडन, निकाल देने ही से क्या होगा? इसकी जबान तो न बंद होगी। तब तो वह और भी निडर होकर खिंचड़ी कीचड़ फेंकेगी। मिस खुर्शीद ने चिंतित स्वर में कहा, मैं उसकी जबान भी बंद कर दूंगी। आप देख लीजिएगा। देखिए कि औरत यहाँ बादशाहत कर रही है, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह चली गई तो मिसेस टंडन ने जुगनी को बुलाकर कहा, इस नई मिस साहब को देख, यहाँ प्रिंसिपल है। जुगनू ने द्वेष भरे हुए स्वर में कहा, आप देखें, मैं ऐसी सैकड़ों छोकरियां देख चुकी हूँ, आंखों का पानी जैसे मर गया हूँ। मिसेस टंडन धीरे से बोली, तुम्हें कच्चा ही खा जाएगी, तो डरती रहना। कह गई है मैं इसे ठीक करूंगी, छोड़ूंगी नहीं। मैंने सोचा तुम्हें चिता दूं, ऐसा ना हो उसके सामने कुछ ऐसी वैसी बातें कह बैठो। जुगनू ने मानो तलवार खींचकर कहा, मुझे चिताने का काम नहीं, उन्हें चिता दीजिए। यहाँ का आना ना बंद कर दूं तो मैं अपने बाप की नहीं, वह घूम कर दुनिया देख आई है, तो मैं यहाँ घर बैठे दुनिया देख चुकी। मिसेस टंडन ने पीठ ठोकी, मैंने समझा दिया है भाई, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जुगनू, आप चुपचाप देखती जाइए, कैसी कैसा तिगनी का नाच नचाती हूँ। इसने अब तक ब्याह क्यों नहीं किया? उम्र तो 30 के लगभग होगी। मिसेस टंडन ने रद्दा जमाया, कहती है मैं शादी करना ही नहीं चाहती, किसी पुरुष के साथ हाथ क्यों अपनी आजादी बेचो। जुगनू ने आंखें नचाकर कहा, कोई पूछता ही ना होगा, ऐसी बहुत सी कुंवारियां देख चुकी हूँ। 70 चूहे खाकर बीवी चली हज को, और कई लौंडियां आ गई और बात का सिलसिला बंद। दूसरे दिन सवेरे जुगनू मिस खुर्शीद के बंगले पर पहुंची। मिस खुर्शीद हवा खाने गई हुई थी। खामसाना ने पूछा, कहाँ से आती हो? जुगनू, यहीं रहती हूँ बेटा, मेम साहब कहाँ से आई हैं? तुम तो इनके पुराने नौकर होगे। खामसामा नागपुर से आई हैं, मेरा घर भी वहीं है, 10 साल से इनके साथ हूँ। जुगनू, किसी ऊंचे खानदान की होंगी, वह तो रंग ढंग से ही मालूम होता है। खामसामा खानदान तो कुछ ऐसा ऊंचा नहीं है, हाँ तकदीर की अच्छी है। इनकी माँ अभी तक मिशन में 30 रुपए पाती हैं। यह पढ़ने में तेज थी, वजीफा मिल गया, विलायत चली गई, बस तकदीर खुल गई। अब तो अपनी माँ को बुलाने वाली है, लेकिन वह बुढ़िया शायद ही आए। यह गिरजे विरजे नहीं जाती, इससे दोनों में पड़ती नहीं। जुगनू, मिजाज की तेज मालूम होती है। खान सामा नहीं, ये तो बहुत नेक है, गिरजे नहीं जाती। तुम क्या नौकरी की तलाश में हो? करना चाहो तो कर लो, एक आया रखना चाहती है। जुगनू, नहीं बेटा, मैं अब क्या नौकरी करूंगी। इस बंगले में पहले जो मेम साहब रहती थी, वह मुझ पर बड़ी निगाह रखती थी। मैंने समझा चलूं, नई मेम साहब को आशीर्वाद दे आऊं। खान सामा यह आशीर्वाद देने वाली मेम साहब नहीं है, ऐसे ऐसों से बहुत चिढ़ती है। कोई मांगता आया और उसे डांट पड़ती, कहती हैं बिना काम किए किसी को जिंदा रहने का हक नहीं। भला चाहती हो तो चुपके से राह दो। जुगनू, तो यह कहो इनका कोई धर्म कर्म नहीं, फिर भला गरीबों पर क्यों दया करने लगी। जुगनू को अपनी दीवार खड़ी करने के लिए काफी सामान मिल गया। नीच खानदान की है, माँ से नहीं पढ़ती, धर्म से विमुख है। पहले दावे में इतनी सफलता कुछ कम न थी। चलते चलते खामसामा से इतना और पूछा, इनके साहब क्या करते हैं?
हम साहब हाँ, सामा ने मुस्कुराकर कहा, इनकी तो अभी शादी ही नहीं हुई, साहब कहाँ से होंगे? जुगनू ने बनावटी आश्चर्य से कहा, अरे अब तक ब्याह नहीं हुआ? हमारे यहाँ तो दुनिया हंसने लगे। खान सामा, अपना अपना रिवाज है, इनके यहाँ तो कितनी ही औरतें उम्र भर ब्याह नहीं करती। जुगनू ने मार्मिक भाव से कहा, ऐसी कुंवारियों को मैं बहुत देख चुकी हूँ। हमारी बिरादरी में भी कोई इस तनु इस तरह रहे तो थू थू हो जाए। मुदा इनके यहाँ जो जी में आवे करो, कोई पूछता नहीं। इतने में मिस खुर्शीद आ पहुंची। गुलाबी जाड़ा पड़ने लगा था। मिस साहब साड़ी के ऊपर ओवरकोट पहने हुए थे, एक हाथ में छतरी थी, दूसरे में छोटे कुत्ते की जड़ी। प्रभात की शीतल वायु में व्यायाम ने कपोलों को ताजा और सुर्ख कर दिया था। जुगनू ने झुककर सलाम किया, पर उन्होंने उसे देख कर भी न देखा। अंदर जाते ही खान सामा को बुलाकर पूछा, यह औरत क्या करने आई है? खान सामा ने जूते का फीता खोलते हुए कहा, भिखारी है हुजूर, पर औरत समझदार है। मैंने कहा यहाँ नौकरी करेगी तो राजी नहीं हुई। पूछने लगी, इनके साहब क्या करते हैं? जब मैंने बता दिया तो उसे बड़ा ताजुब हुआ, और होना ही चाहिए, हिंदुओं में तो दूध मुँहे बालकों तक का विवाह हो जाता है। खुर्शीद ने जांच की, और क्या कहती थी? और तो कोई बात नहीं हुजूर। अच्छा, उसे मेरे पास भेज दो। जुगनू ने जो ही कमरे में कदम रखा, मिस खुर्शीद ने कुर्सी से उठकर स्वागत किया। आइए माँ जी, मैं जरा सैर करनी चली गई थी। आपके आश्रम में तो सब कुशल है? जुगनू एक कुर्सी का तकिया पकड़कर खड़ी खड़ी बोली, कुशल है मिस साहब। मैंने कहा आपको आशीर्वाद दे आऊं। मैं आपकी चेरी हूँ, जब कोई काम पड़े मुझे याद कीजिएगा। यहाँ अकेले तो हुजूर को अच्छा न लगता होगा। मिस खुर्शीद, मुझे अपने स्कूल की लड़कियों के साथ बड़ा आनंद मिलता है, वह सब मेरी ही लड़कियां हैं। जुगनू ने मातृभाव से सिर हिलाकर कहा, यह ठीक है मिस साहब, पर अपना अपना ही है। दूसरा अपना हो जाए तो अपनों के लिए कोई क्यों रोए? सहसा एक सुंदर सजीला युवक रेशमी सूट धारण किए, जूते चरमर करता हुआ अंदर आया। मिस खुर्शीद ने इस तरह दौड़कर प्रेम से उसका अभिवादन किया मानो जामे में फूली न समाती। जुगनू ने उसे देखकर कोने में दुबक गई। खुर्शीद ने युवक से गले मिलकर कहा, प्यारे, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। माँ जी, आप जाएं, फिर कभी आना। ये हमारे परम मित्र विलियम किंग है। हम और ये बहुत दिनों तक साथ साथ पढ़े। जुगनू ने चुपके से निकलकर बाहर आई। खान सामा खड़ा था। पूछा, यह लौंडा कौन है? खान सामा ने सिर हिलाया, मैंने इसे आज ही देखा है। शायद अब कुंवारीपन से जी हुआ है। अच्छा, पहरदार जवान है। जुगनू दोनों ही इस तरह टूटकर गले मिले हैं कि मैं तो लाज के मारे गड़ गई। ऐसा चूमा चाटी तो जोरू खसम में नहीं होती। दोनों लिपट गए। लौंडा तो मुझे देखकर कुछ झिझकता था, पर हमारी मिस साहब तो जैसे मतवाली हो गई। खान सामा ने मानो अमंगल के अभाव से आभास से कहा, मुझे तो कुछ बेढप मामला नजर आता है। जुगनू तो यहाँ से सीधे मिसेस टेंडर के घर पहुंची। इधर मिसेस खुर्शीद और युवक बातें होने लगी। मिस खुर्शीद ने कहा मारकर कहा, तुमने अपना पार्ट खूब खेला लीला। बुढ़िया सचमुच चौंधिया गई। लीला, मैं तो डर रही थी कि कहीं बुढ़िया भाप न जाए। मिस खुर्शीद, मुझे विश्वास था आज जरूर आएगी। मैंने दूर से ही उसे बरामदे में देखा और तुम्हें सुनने दी। आज आश्रम में बड़े मजे रहेंगे। जी चाहता है महिलाओं की काना फूसियां सुनती देख लेना, तभी इसकी बातों पर विश्वास करेगी। लीला, तुम भी तो जानबूझकर दलदल में पाँव रख रही हो। इस खुर्शीद, मुझे अभिनय में मजा आता है, जिंदगी रहेगी। बुढ़िया ने बड़ा जुल्म ढा रखा है, जरा इसे सबक देना चाहती। कल तुम इसी वक्त इसी ठाट से फिर आ जाना। बुढ़िया कल फिर आएगी, उसके पेट में पानी न हजम होगा। नहीं, ऐसा क्यों? जिस वक्त वह आएगी मैं तुम्हें खबर दूंगी। बस तुम छैला बनी हुई पहुंच जाना। आश्रम में उस दिन जुगनू को दम मारने की फुर्सत न मिली। उसने सारा वृतांत मिसेस टंडन से कहा। मिसेस टंडन दौड़ी हुई आश्रम पहुंची और अन्य महिलाओं को खबर सुनाई। जुगनू उसकी तस्दीक करने के लिए बुलाई गई। जो महिला आती वह जुगनू के मुंह से यह कथा सुन, और एक रिहर्सल में कुछ न कुछ रंग और चढ़ जाता। यहाँ तक कि दोपहर होते होते सारे शहर के सब समाज में खबर गूंज उठी। एक देवी ने पूछा, यह युवक है कौन? मिसेस टंडन, सुना तो है, उनके साथ का पढ़ा हुआ है। दोनों में पहले से कुछ बातचीत रही होगी। वही तो मैं कहती थी कि इतनी उम्र हो गई, यह कुंवारी कैसे बैठी? अब कलाई ली। जुगनू, और कुछ हो या न हो, जवान तो बाका है टंडन। यह हमारी विद्वान बहनों का हाल है। जुगनू, मैं तो उसकी सूरत देखते ही ताड़ गई थी। मैं बाल नहीं सफेद किए हैं टंडन। कल फिर जाना। जुगनू, कल नहीं,
मैं आज रात ही को जाऊंगी, लेकिन रात को जाने के लिए कोई बहाना जरूरी था। मिसेस टंडन ने आश्रम के लिए एक किताब मंगवा भेजी। रात को 9 बजे जुगनू मिस खुर्शीद के बंगले पर जा पहुंची। संयोग से लीलावती उस वक्त मौजूद थी। बोली, बुढ़िया तो बेतरह पीछे पड़ गई है। मिसेस मिस खुर्शीद खुर्शीद, मैंने तुमसे कहा था इसके पेट में पानी ना पचेगा, तुम जाकर रूह भर जाओ। तब तक मैं बातों में लगाती, मतलब अपना रूह बदल लो। शराबियों की तरह अंट संट बकना शुरू करना, मुझे भगा ले जाने की प्रस्ताव भी करना, बस यूं बन जाना जैसे अपने होश में नहीं। लीला मिशन में डॉक्टर थी, उसका बंगला भी पास ही था। वह चली गई तो मिस खुर्शीद ने जुगनू को बुलाया। जुगनू ने एक पुर्जा उसको देकर कहा, वह तो वही पर्ची कि मिसेस टंडन ने यह किताब मांगी है, मुझे आने में देर हो गई। मैं इस वक्त आपको कष्ट न देती, पर सवेरे ही वह मुझसे मांगेंगी। 1000 रुपए महीने की आमदनी है मैं साहब, मगर एक एक कौड़ी दांत से पकड़ती हैं के द्वारे पर भिखारी को भीख तक नहीं मिलती। मिस खुर्शीद ने कोई पर्ची देकर कहा, इस वक्त तो यह किताब नहीं मिल सकती, सुबह ले जाना। तुमसे कुछ बातें करनी है, बैठो, मैं अभी आती हूँ। वह पर्दा उठाकर पीछे कमरे में चली गई और वहां से कोई 15 मिनट में एक सुंदर रेशमी साड़ी पहने, चित्र में बसी हुई, मुंह पर पाउडर लगाए निकली। जुगनू ने उसे आके फाड़ कर देखा। ओहो, यह श्रृंगार, शायद इस समय वह लौंडा आने वाला होगा, तभी यह तैयारियां हैं। नहीं, सोने के समय कुंवारियों को बनाओ, सवार की क्या जरूरत। जुगनू की नीति में स्त्रियों को श्रृंगार के एक ही उद्देश्य होता है, पति को लुभाना, इसलिए सुहागनी के सिवाय श्रृंगार और सभी के लिए वर्जित था। अभी खुर्शीद कुर्सी पर बैठने ही ना पाई थी कि जूतों के चरमर सुनाई दिया और एक क्षण में विलियम किंग ने कमरे में कदम रखा। उसकी आंखें चढ़ी हुई मालूम होती थी और कपड़ों से शराबी गंध आ रही थी। उसने बेधड़क मिस खुर्शीद को छाती से लगा लिया और बार बार उसके कपोलों पर देने लगा। मिस खुर्शीद ने अपने को उसके कर पाचनी हाथ बाहों से छुड़ाने की चेष्टा कर कहा, चलो हटो, शराब पी कर आए हो। किंग ने उसे और चिपटा कर कहा, आज तुम्हें भी पिलाऊंगा प्रिय, को पीना होगा, फिर हम दोनों लिपट कर सोएंगे। नशे में प्रेम कितना अजीब हो जाता है, इसकी परीक्षा कर। मिस खुर्शीद ने इस तरह जुगनू की उपस्थिति का उसे संकेत किया कि जुगनू पर नजर पड़ जाए, पर किंग नशे में मस्त था, जुगनू की तरफ देखा ही नहीं। मिस खुर्शीद ने रोज के साथ अपने को अलग करके कहा, तुम इस वक्त आपे में नहीं हो, इतने इतने उतावले क्यों हुए जाते हो, क्या मैं कहीं भागी जा रही हूँ। किंग, इतने दिनों से चोरों की तरह आया हूँ, आज से मैं खुले खजाने आऊंगा, मतलब दिन में आऊंगा। खुसे, तुम तो पागल हो रहे हो, देखते नहीं हो कमरे में कौन बैठा हुआ है। किंग ने हक पकड़ कर जुगनू की तरफ देखा और देखकर बोला, यह बुढ़िया यहाँ यहाँ कब आई, तू यहाँ क्यों आई बुढ़िया, शैतान की बच्ची, यहाँ भेद लेने आती हो, हमको बदनाम करना चाहती हो, मैं तेरा गला घोट दूंगा। खैर भागती कहाँ है, मैं तुझे जिंदा ना छोड़ूंगा। जुगनू बिल्ली की तरह कमरे से निकली और सिर पर पाँव रखकर भागी। उधर कमरे से कहे कहे उठकर छत को हिलाने लगे। जुगनू उसी वक्त मिसेज टंडन के घर पहुंची। उनके पेट में बुलबुले उठ रहे थे, पर मिसेज टंडन सो गई थी। वहां से निराश होकर उसने कई दूसरों के घर कुंडी खटखटाई, पर कोई द्वार न खुला। दुखिया को सारी रात इसी तरह काटनी पड़ी, मानो कोई रोता हुआ बच्चा गोद में हो। प्रातःकाल वह आश्रम में जा कूदी। कोई आधा घंटे में मिसेज टंडन भी आई। उन्हें देखकर उसने मुंह फेर लिया। मिसेज टंडन ने पूछा, रात क्या तुम मेरे घर आई थी? इस वक्त मुझसे महाराज महाराज ने कहा इस वक्त मुझसे महाराज ने कहा। जुगनू ने विरक्त भाव से कहा, प्यासा ही तो कुएं के पास जाता है, कुआं थोड़ी ही प्यासे के पास आता है। मुझे आग में झोंक कर आप दूर हट गई, भगवान ने मेरी रक्षा की, नहीं कल जान की हो गई थी। मिसेज टंडन ने उत्सुकता से कहा, क्या हुआ, क्या कुछ कहो तो, मुझे तुमने जगह क्यों ना लिया, तुम तो जानती हो मेरी आदत सवेरे सो जाने की है। महाराज ने घर में घुसने ही नहीं दिया, जगह कैसे लेती, आपको इतना तो सोचना चाहिए था कि वह वहां गई है तो आती होगी, घड़ी भर बात ही सोती, क्या बिगड़ जाता, पर आपको किसी की क्या परवाह। तो क्या हुआ, मिस खुर्शीद मारने दौड़ी? वह नहीं मारने दौड़ी, उनका वह खसम, वह मारने दौड़ा। लाल आंखें निकाले आया, मुझसे कहा, निकल जा, जब तक मैं निकलूं तब तक हंटर खींचकर दौड़े ही तो पड़ा था। मैं सिर पर पांव रखकर ना भागती तो चमड़ा उतर डालता, और वह राण बैठी तमाशा देखती रही। दोनों में पहले से ही सती बदी थी, ऐसी उलटाओं का मुंह देखना पाप है। बेसवा भी इतनी बेस्याएं भी इतनी निर्लज्ज नहीं होंगी। जरा देर में और देवी यहाँ पहुंची। यह वृतांत सुनने के लिए सभी उत्सुक हो रहे थे। जुगनू की कैंची
अविश्रांत रूप से चलती रही। महिलाओं को इस वृतांत में इतना आनंद आ रहा था कि कुछ ना पूछो। एक एक बात को खोद खोद कर पूछती थी। घर के काम धंधे भूल गई, खाने पीने की सुध भी ना रही, और एक बार सुनकर तृप्ति ना होती, बार बार वही कथा नए आनंद से। मिसेस टंडन ने अंत में कहा, हमें आश्रम में ऐसी महिलाओं को लाना अनुचित है। आप लोग इस प्रश्न पर विचार करें। मिसेस पांड्या ने समर्थन किया, हम आश्रम को आदर्श से गिरने नहीं देंगे। मैं तो कहती हूँ ऐसी औरत इस संस्था की प्रिंसिपल बनने के योग्य नहीं। मिसेस बांगड़ा ने फरमाया, जुगनू बाई ने ठीक कहा, ऐसी औरत का मुंह देखना भी पाप है। उससे साफ कहना चाहिए, आप यहाँ तशरीफ न लावें। अभी यह खिचड़ी पक ही रही थी कि आश्रम के सामने एक मोटर आकर रुकी। महिलाओं ने सिर उठा उठाकर देखा कि गाड़ी में मिस खुर्शीद और विलियम बैठे हुए थे। जुगनू ने मुंह फैलाकर हाथ से इशारा किया, वही लौटा। महिलाओं का संपूर्ण समूह चिक के सामने आने के लिए विफल हो गया। मिस खुर्शीद ने मोटर से उतरकर हुड बंद कर दिया और तो गेट बंद कर दिया। आश्रम के द्वार की ओर चली महिलाएं भाग भाग कर अपनी अपनी जगह बैठ गईं। मिस खुर्शीद ने कमरे में कदम रखा, किसी ने स्वागत न किया। मिस खुर्शीद ने जुगनू की ओर निसंकोच आंखों से देखकर मुस्कुरा कर कहा, कहिए भाई जी, रात आपको चोट तो नहीं आई? जुगनू ने बहुत फेरी दीदा दिलेर स्त्रियां देखी थी, पर इस ढिठाई ने उसे चकित कर दिया। चोर हाथ में चोरी का माल लिए साहब को ललकार रहा। जुगनू ने ऐठ कर कहा, जी ना भरा हो तो अब पिटवा दो, सामने ही तो है। उसे वह इस वक्त तुमसे अपना अपराध क्षमा करने आए हैं। रात में वह नशे में थे। जुगनू ने मिसेस टंडन की ओर देखकर कहा, और आप भी तो कुछ कम नशे में नहीं थी? खुर्शीद ने व्यंग समझकर कहा, मैंने आज तक कभी नहीं पी, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। जुगनू ने लाठी मारी, शराब से भी बड़ी नशे की चीज है कोई, वह उसी का नशा होगा। उन महाशय को पर्दे में क्यों ढक दिया? देवियां भी तो उनकी सूरत देखती। मिस खुर्शीद ने शरारत की, सूरत तो उनकी लाख दो लाख में एक है। मिसेस टंडन ने आशंकित होकर कहा, नहीं, उन्हें यहाँ लाने की जरूरत नहीं। आश्रम को हम बदनाम नहीं करना चाहते। मिस खुर्शीद ने आग्रह किया, मामले को साफ करने के लिए उनका आप लोगों के सामने आना जरूरी है। एक तरफा फैसला आप क्यों करती? मिसेस टंडन ने टालने के लिए कहा, यहाँ कोई मुकदमा थोड़ी ही पेश है। मिस खुर्शीद, वाह, मेरी इज्जत में बट्टा लगा जा रहा है और आप कहती हैं कोई मुकदमा ही नहीं। मिस्टर किंग आएंगे और आपको उनका बयान सुनना। मिसेस टंडन को छोड़कर और सभी महिलाएं किंग को देखने के लिए उत्सुक थीं। किसी ने विरोध न किया। खुर्शीद ने द्वार पर आकर ऊंची आवाज से कहा, तुम जरा यहाँ चले आओ। हुड खुला तो गेट खुला। मिस लीलावती रेशमी साड़ी पहने मुस्कुराती हुई निकल आई। आश्रम में सन्नाटा छा गया। देवी अब विस्मित आंखों से लीलावती को देखने लगी। जुगनू ने आंखें चमकाकर कहा, उन्हें कहाँ छिपा दिया आपने? खुर्शीद छुमंतर से उड़ गए, जाकर गाड़ी देख लो। जुगनू लपक कर गाड़ी के पास गई और खूब देख भाल कर मुंह लटकाए हुए लौटी। मिस खुर्शीद ने पूछा, क्या हुआ, मिला कोई? जुगनू, मैं यह त्रिया चरित्र क्या जानूं? लीलावती गोल देकर कहा, और मर्दों को साड़ी पहनाकर आंखों में धूल झोंक रही हो, यही तो है वह रात वाले साहब। खुर्शीद, खूब पहचानती हो? जुगनू, हाँ हाँ, जानती हूँ। मिसेस टंडन, क्या पागलों सी बातें करती हो जुगनू, ये तो डॉक्टर लीलावती है। जुगनू उंगली चमकाकर, चलिए चलिए लीलावती, साड़ी पहनकर औरत बनते लाज भी नहीं आती? वो रात को इनके घर नहीं आए थे? लीलावती ने विनोद भाव से कहा, मैं कब इनकार कर रही हूँ? इस वक्त लीलावती हूँ, रात को विलियम किंग बन जाती हूँ, इसमें बात ही क्या है? देवियों को अब यथार्थ की लालिमा दिखाई दी। चारों तरफ का है पढ़ने लगे। कोई तालियां बजाती, कोई डॉक्टर लीलावती की गर्दन से निपट पड़ जाती, कोई मिस खुर्शीद की थपकियां देती। कई मिनट तक वो हक मचता रहा। जुगनू का मुंह उस लालिमा में बिल्कुल जरा सा निकल आया, जबान बंद हो गई। ऐसा चरका उसने धोखा उसने कभी ना खाया था, इतनी जलील कभी ना हुई थी। मिसेस मेहरा ने डांट बताई, आप बोलो दाई, लगी मुंह में काली की नहीं? मिसेस बांगड़ा इसी तरह सबको बदनाम करती है। तो फिर तो जो कहती है उस पर विश्वास कर लेती है। इस अरबोंग में जुगनू को किसी जाते न देखा। अपने सिर पर यह तूफान उठते देखकर उसे चुपके से सड़क जाने में ही अपनी घुसक मालूम थी।
पीछे के द्वार से निकली और गलियों गलियों भागी। इस हुसैन ने कहा, जरा उससे पूछो मेरे पीछे क्यों पड़ गई थी। इसे चन्ने ने पुकारा, पर जुगनू कहाँ तलाश होने वाली, जुगनू गायब। उस दिन से शहर में फिर किसी ने जुगनू की सूरत नहीं देखी। आश्रम के इतिहास में ये मामला आज भी उल्लेख है और मनोरंजन का विषय बना। ये थी कहानी लांछन। लोगों का काम ही होता है दूसरों के लांछन करना। कैसी लगी आप? बिल्कुल पूरी सुने, शेयर करें, बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब। नमस्कार।